नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। मेरे साथ हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन। पुरुष हॉकी टीम की टोक्यो ओलंपिक 2020 के खेलों में सेमीफाइनल मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम के खिलाफ 5-2 से हार का सामना करना पड़ा है। बहुत उम्मीद थी, लेकिन यहां पे थोड़ी नाउम्मीदी जरूर हुई है। मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम इंडिया अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलेगी। 5 अगस्त को ये मैच होगा। विमल, यहां पर थोड़ी निराशा जरूर हुई, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया खेली है वो अपने आप में कड़ा मुकाबला दिया, टक्कर रही। आखिरी के 2 राउंड हालांकि शायद जैसा माना जा रहा था वैसा नहीं, और खासकर पेनल्टी कॉर्नर जो है वो बहुत ज्यादा टीम इंडिया ने दे दिए। बहुत ज्यादा टीम इंडिया ने दे दिए, या उनका गेम प्लान था बेल्जियम की। बेल्जियम नंबर 2 टीम है दुनिया की, और गोल्डन जनरेशन इनको कहा जाता है। हर एक गेम में आगे हैं। तो और हम देवेश चौहान के पास चल सकते हैं। देवेश चौहान को मैंने काफी लंबे समय कवर भी किया है। वो टीम इंडिया के बहुत माहिर गोलकीपर रहे हैं। देवेश, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, कहां चूक हुई, और क्या अभी जैसे अदिति बता रही थी कि बहुत ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर बेल्जियम को मिल गए, शायद वो उनके गेम प्लान में था? देखिए, जहां तक गेम प्लान की बात है, सभी टीम अपना प्लान अपने हिसाब से करती हैं। बट जो इंडिया ने आज शुरुआत की थी, काफी अच्छी शुरुआत रही। गोल कंसीड करने के बाद कमबैक किया, उसके बाद लीड ली, तो लग रहा था कि मैच बहुत अच्छे रुख में जा रहा है और इंडिया ये मैच निकाल लेगी। 3 क्वार्टर तक इंडिया ने अच्छा गेम खेला। बट जहां तक मेरा कल किसी से बात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि अगर इंडिया 20 कॉर्नर डिफेंस कर लेता है तो इंडिया ये मैच निकाल लेगा, क्योंकि बेल्जियम के पास वर्ल्ड के बेस्ट विकेट्स हैं। और आप देखेंगे आज सारे मैच 20 कॉर्नर पे हुए, और इंडिया के पास हरमन अच्छा स्कोर कर रहा है। बावजूद इसके इंडिया ने बहुत कम पेनल्टी कॉर्नर ले पाया। पेनल्टी कॉर्नर मिलना और पेनल्टी कॉर्नर लेना 2 अलग चीज है। आप जानबूझ के पेनल्टी कॉर्नर बनाते हैं, आपको पता है कि आपके पास वर्ल्ड के अच्छे फ्लिकर हैं, तो ये काम बेल्जियम ने किया जो कि इंडिया नहीं कर पाई। इन सब के बावजूद देवेश, ये जरूर कहना पड़ेगा, अमित रोहिदास और श्रीजेश ने जितने बचाए हैं, शायद ये अंतर और भी बड़ा होता स्कोर्स का। देखिए, अमृत रोहिदास वर्ल्ड के बेस्ट रनर में है। जो जहां तक मैंने उसको डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल हॉकी में फेस किया है, देखा है, वो बहुत अच्छा रनिंग आउट उसका अच्छा है। और सीरियस तो नो डाउट इज ए ब्रिलियंट। अगर आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आज यहाँ पर हैं, बिकॉज ऑफ सीरियस, क्योंकि अच्छे सेव्स निकालना, टाइमली सेव्स निकालना गोलकीपर के लिए काफी बड़ी बात होती है, और ये इसने साबित किया। बट आप केवल एक प्लेयर के दम पर मैच नहीं जीत सकते, आपकी बाकी प्लेयर भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर देवेश जी, एक और चीज जो हम आखिरी के 2 उसमें राउंड्स में मिस कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक जैसे रास्ता निकाल कर आप लेकर जाते हैं हॉकी में, जब आप बॉल को लेकर निकलने की कोशिश करते हैं, वो पाथ एक तरह से कहीं मिस हो रहा था, वो मिल नहीं पा रहा था। जब एक साथ जिसे कहते हैं अटैक करना चाहिए, उसकी कमी भी कहीं देखने को मिल रही थी। देखिए, स्टार्टिंग 2 क्वार्टर इंडिया ने बहुत अच्छा हॉकी खेला। बिल्कुल, हॉकी में अटैक भी था, आपका टीम का अच्छा कॉम्बिनेशन था। बट 3rd क्वार्टर के बाद इंडियन टीम कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ती दिखी। डिफेंस पर ज्यादा ध्यान दिया, जो अटैकिंग हॉकी थी वो थोड़ा सा पीछे रह गई। और अगर आप देखेंगे कि सभी प्लेयर्स ने हार्डवर्क किया, बट आपका मेन मोटो होता है गोल मारना, पेनल्टी कॉर्नर बनाना। आप डी में आप देखिए 2nd क्वार्टर तक, जहां तक मैंने देखा, सर्कल पेनिट्रेशन इंडिया का 14 था और बेल्जियम का 10 था। मतलब इंडिया ने ज्यादा बार सर्किल में हमने एंट्री की है, बट पेनल्टी कॉर्नर आप देखेंगे कितने कंसीड किए हैं। हमने ज्यादा गोल पेनल्टी कॉर्नर कंसीड किए हैं, और बेल्जियम ने कम पेनल्टी कॉर्नर कंसीड किए हैं। केवल पेनल्टी कॉर्नर से ही इंडिया हार गया। पेनल्टी कॉर्नर से इंडिया हार गई। और देखिए, हॉकी को लेके मैं कहूंगा अदिति और देवेश की इतना इमोशंस है कि केजरीवाल ने और उससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। इस मैच को मुझे लगता है पूरा इंडिया देख रहा था। लेकिन फिर भी देवेश, ये कहेंगे, एक आपका टाइम था जिस समय 2003 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था ऑस्ट्रेलियन लेग में, और उसके बाद एक रिवाइवल हम लोगों ने देखा था। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम गई थी। आप लोगों के लिए भी एक गोल्डन दौर आने जैसा था, लेकिन वहां से टीम आगे आई है, और उम्मीद करते हैं कि एक फिर से हॉकी का जो पुराना दिन था, जिसकी हम सब बात करते रहे 20-25 साल से, वो जरूर वापस आता हुआ दिख रहा है। नहीं, अब मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूं विमल भाई। अगर आप देखेंगे कि जो अभी इंडियन टीम खेल रही है, वो अपने आप में एक नई ऊर्जा है, नई एनर्जी है। प्लेयर्स में इतना कॉन्फिडेंस है। जब वो ग्राउंड पे खेलते हैं, लोग बोलते थे कि इंडिया 7 गोल से ऑस्ट्रेलिया से हार गया। उसके बाद जो कमबैक किया है इंडिया ने, वो काबिल तारीफ है। और भले आज के मैच हम हार गए हैं, पर मुझे पक्का पता है कि नेक्स्ट ब्रॉन्ज मेडल हमारा होगा।
क्योंकि जो प्लेयर्स में जो पहले भी इंडिया खेलती थी, अभी खेल रही है, पर जो कमबैक करने की जो अब क्षमता मुझे दिख रही है प्लेयर्स में, वो काबिल तारीफ है। और खासकर हमारे जो कप्तान है मनप्रीत, सीजेस है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो टीम को काफी साथ लेकर चल रहे हैं। यंग प्लेयर्स उनके साथ में गाइडेंस में बहुत अच्छा खेल रहे हैं और मुझे ये उम्मीद है कि हम नेक्स्ट मैच जीतेंगे। बिल्कुल, हम सभी देवेश जी यही उम्मीद लगा रहे हैं कि अब पोडियम फिनिश करने का मौका भारत को यहाँ पर जरूर मिलने जा रहा है। और किरण रिजिजू जो है उन्होंने भी ट्वीट किया है, उन्होंने यही लिखा है, डोंट फील बैड बॉयज, यू हैव ऑलरेडी मेड इंडिया प्राउड, यू कैन स्टिल कम बैक विथ ओलंपिक मेडल, गिव योर बेस्ट फॉर द ब्रोंज मेडल मैच। तो अब सब यही उम्मीद लगा रहे हैं कि जो ब्रोंज के लिए 5 अगस्त को मैच होने जा रहा है, उसमें टीम इंडिया जो आज कमी रह गई है उसको पूरा करें। 2 दिन का वक्त होगा। विमल, आपसे भी मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि 2 दिन का वक्त अभी है हमारे पास, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आराम करने का भी मौका मिल जाएगा और एक रणनीति बनाने का भी मौका मिल जाएगा, ताकि हम अब जो है वहां कहीं चूक ना हो। बिल्कुल, देखिए ये एक तो रिकवरी टाइम आपको मिल रहा है और रिकवरी टाइम ही होता है, इसमें आराम का तो बिल्कुल भी वक्त नहीं होता। लेकिन जो स्ट्रेटेजी है, अब गेम हॉकी बहुत बदल गई है और हर 15 मिनट पे इसलिए है, बहुत टेक्निकल गेम है। तो अभी जो सपोर्ट स्टाफ का काम एक्चुअली बढ़ जाएगा, जो टीम है वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन, और हम चल सकते हैं जफर इकबाल साहब के पास, पूर्व भारतीय कप्तान और जो गोल्ड मेडल मिला था आखिरी 1980 में, उस टीम के सदस्य थे। जफर साहब, बेहद स्वागत है। और आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप निराश हैं या आपको लगता है कि अच्छी फाइट दी और एक और मौका है? देखिए, निराशा की तो बात ऐसी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जरूर है कि हार गए हम लोग, मगर टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे लग रहा था कि आज ये सबसे अच्छे वे में खेल रहे थे, यानी कॉन्फिडेंटली भी थे और फिजिकली भी दिख रहे थे, पूरा मूवमेंट हो रहा था प्लेयर्स का। और फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में तो इंडिया प्लेड इक्वली गुड, मगर वही है कि कहीं पे अगर हम लोगों को गलती, अगर छोटी गलती से हमारे ऊपर यानी नंबर ऑफ प्लेयर्स कम हो जाते हैं, उसकी वजह से ये एडवांटेज अपोनेंट ले लेते हैं। और खास तौर पे क्योंकि बेल्जियम इज नोन फॉर कन्वर्टिंग शॉट कॉर्नर, वो तो बहुत ही खतरनाक टीम है, इवन बेटर देन हॉलैंड एंड अदर टीम्स। तो मैं यही सोच रहा था कि हो सकता है कि वी शुड डिफेंड वेरी वेल। इनिशियली भी हम लोगों ने डिफेंड अच्छा किया था, मगर वही है कि जो लास्ट क्वार्टर था, अगर वो लीड ले लिया, और खास तौर पे मैं यही कहूंगा कि जो गलती हमने की है, जो एरियल पासेस दिए, लॉन्ग पासेस दिए हैं, वो इन एंटिसिपेशन ऑफ कि ये बॉल हमारे प्लेयरों को मिलेगी, वो इस ग्राउंड पे नहीं होता है। वो इस ग्राउंड पे कभी आप इस टाइप से नहीं खेल सकते। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये जो टीम को ये देखना पड़ेगा कि ये एंटिसिपेशन वाली जो आप देख रहे हैं अपने प्लेयरों को, वो नहीं कामयाब होगी, बिकॉज इट इज ट्रू ग्राउंड है। ये कहीं बॉल जा नहीं सकती स्टिक के बाहर। और यही हुआ कि जितने भी 11 और 13 के करीब मैं यही वॉच कर रहा था कि जितने भी लॉन्ग पासेस हमने फेंके सब इंटरसेप्ट हुआ है। वेदर दे वांटेड टू इंटरसेप्ट इन दैट वे, इट इज देयर प्लानिंग। बिल्कुल जफर साहब, हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जफर साहब, ये थोड़ा डेस्परेशन में भी होता है, जो लॉन्ग पास स्कूप करके हम करते हैं, ये गलतियां ऐसा नहीं कि पहली बार हम कर रहे हैं, कई सारे टूर्नामेंट्स में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में हम ये करते रहे। जब थोड़ा हम डेस्परेट होते हैं तो लॉन्ग पास के लिए स्कूप करने लगते हैं। डिस्परेशन के टाइम पे हमने नहीं किया है। ये फर्स्ट 3 मैं क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। ये तो लास्ट में तो हम लोग डोमिनेशन से बाहर हो गए थे, मगर जब हमारे पास बॉल कंट्रोल थी कि हम लोगों ने फिर उसको ऐसा लंबा बॉल फेंकने की कोशिश की कि पूरे डिफेंस को निकल जाए। वो नहीं हो सकता इस ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ये इतनी ट्रू ग्राउंड है। जैसे मैंने कहा, वो इंटरसेप्ट जितना, देखिए अगर आपने 11 पासेस फेंके और 11 इंटरसेप्ट हुए, तो वो 11 अटैक हुए हमारे ऊपर। उसी में ही शॉर्ट कॉर्नर हुआ, उसी में ही प्लेयर को बाहर भी किया गया और उसी से वीक डिफेंस हुआ। तो मेरा सिर्फ मतलब यही है, क्योंकि जब आप एरियल पास फेंकेंगे या लॉन्ग पास फेंकेंगे तो हमारे प्लेयर्स का जो फ्रंट लाइनर है और डिफेंस में गैप क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से अपोनेंट को फायदा होता है कि वो बॉल लेके
बिल्कुल। क्लियरली चलते हैं फिर वो। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला। और अब 5 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल के लिए जब मैच के लिए उतरेगी टीम इंडिया, तो पूरी उम्मीद है कि ब्रॉन्ज मेडल हमारा होगा, पोडियम फिनिश का मौका जरूर मिलेगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है। तो टोक्यो ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं। पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में भारत हार गया है, बेल्जियम से 2-5 से हारा है भारत। और हार के बाद अब ब्रॉन्ज के लिए मैच होगा। यहाँ पर विमल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर। विमल, हमने भारत के खिलाड़ियों की बात की, लेकिन यहाँ पर अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स का जिक्र करना भी जरूरी है, जिन्होंने हैट्रिक मारी और बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया। कहीं ना कहीं जिस तरह से अटैक वो कर रहे थे, जिस तरह से वो खेल रहे थे, लगातार वो पूरे मैच में हावी रहे। बिल्कुल, ड्रैग फ्लिकर का हमेशा एक अहम रोल होता है और उनके पास बहुत शानदार हथियार है। कभी बॉबी लैंडर जैसे होते थे हॉलैंड में, या इंडिया में युवराज सिंह होते थे। अभी जो हमारे पास जो है हरमनप्रीत हैं, रुपिंदर पाल हैं, जिनको हम लोग बॉब बोलते हैं, ये लोग भी बहुत पावरफुल है। हरमनप्रीत तो जूनियर वर्ल्ड कप जो टीम जो चैंपियन बनी थी लखनऊ में, उस टीम के मेंबर थे और उनका बहुत अहम रोल था। और अब भी वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो प्रॉपर मैच्योरिटी है, मुझे लगता है अगले ओलंपिक्स तक आएगा और तब वो भी इसी तरह के हथियार साबित होंगे। और जाहिर तौर पे बहुत ज्यादा उन्होंने मौके बनाए भी बेल्जियम ने और उसको कन्वर्ट भी किया हेंड्रिक्स ने, तो वो एक शानदार उनके पास हथियार है। और ये हर एक टीम एक ना एक खिलाड़ी इस तरह का तैयार करती है। इसके अलावा सेट पीसेस ट्राई किए जाते हैं कि आप कौन कहां से हिट करेगा, कौन डॉस देगा, कौन रश करेगा, ये सारा होता है। कौन पुशर किस खिलाड़ी को देगा, ये सारा होता है। लेकिन उनके पास है कि हेंड्रिक्स चारों कॉर्नर पे वो गोल करते हैं, तो ये जाहिर तौर पे उनके पास एक अहम हथियार है जो हमारे खिलाफ उनका चल गया। लेकिन हमारे मौके भी गए नहीं हैं। मुझे लगता है ब्रॉन्ज मेडल मैच में टीम इंडिया फिर से एक नई एनर्जी के साथ दिखेगी। बिल्कुल। और हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने एक गोल जरूर किए, लेकिन जो रोकने वाले होते हैं, जिस तरह से वो रोकते हैं, जैसे कि अमित रोहिदास की बात की जाए, बहुत शानदार उन्होंने कई बार हेंड्रिक्स को उन्होंने रोका आज के मैच में। कई बार उन्होंने कितने बॉल बॉडी पे लिए हैं, न सिर्फ इस मैच में, पुराने मैच में भी। जैसे देवेश चौहान कह रहे थे कि देवेश चौहान भी कह रहे थे पुराने मैचेस में उनके पास लगातार उनको देखा है डोमेस्टिक में भी, तो वो एक निखर कर सामने आए हैं आदित्य। बिल्कुल। यहाँ अनुराग ठाकुर भी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, बॉयज यू प्लेड वेल, यू गेव इट योर बेस्ट, वी आर विथ यू, वी स्टिल हैव अ मैच टू गो। तो यहाँ पर अब सभी लोग, उम्मीद किसी ने खोई नहीं है। यहाँ पर सबको लग रहा है वी आर टीम इंडिया, उन्होंने लिखा है, एंड वी डोंट एवर गिव अप, हम कभी भी हार नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर सबको अब उम्मीद यही है विमल की ब्रॉन्ज में कम से कम हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले। किस तरह से आपको लग रहा है जो अगला मैच होने जा रहा है, क्या वहां पर चुनौतियां हो सकती हैं और किस तरह की रणनीति से उतरना चाहिए? देखिए, एक तो जो सबसे अच्छी बात है कि लोग इस गेम की तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो जो सीनियर लेवल पे जो लोग अधिकारी लोग हैं वो इसको तारीफ कर रहे हैं। किरण रिजिजू को जितना मैं जानता हूं, वो एक ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जो गेम समझते हैं, पुराने पूर्व स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो गेम समझते हैं बहुत सारे गेम में, और एक अपना स्टाइल है। तो ये लोग अगर गेम समझ रहे हैं, अपनी टीम को बैक कर रहे हैं, फैंस भी अगर टीम को बैक कर रहे हैं, तो ये समझने की बात होगी। टीम को जो सपोर्ट स्टाफ होगा उसको समझाने की जरूरत होगी। नरेंद्र बत्रा हैं जो FIH के भी हैं, पहले हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट थे, वो टीम को मोटिवेट करने की जरूरत होगी कि सब कुछ गया नहीं। आप PV सिंधु का एग्जांपल हमारे साथ है, ताइजू से मैच हारी, उसके बाद मैच जीता, ब्रॉन्ज मेडल मैच, ताइजू को जाकर सराहा। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है। और जो अगला जो मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जर्मनी, जो मुझे लग रहा है, वैसे मैच में पहले प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, अगर जर्मनी से आपका मुकाबला होता है तो आपके पास चांसेस है। जर्मनी को हमने हराया हुआ है, ऐसी बात नहीं कि इकलौती मतलब पलड़ा उनका ही भारी होगा। लेकिन हमारी ऑस्ट्रेलियन टीम जो है विमेंस के खिलाफ जो दिखाया कि टीम की रैंकिंग या टीम बड़ा होने से कुछ नहीं है। अगर आप अपने होमवर्क पे, आपके पास जो प्लान है आपने उसको एग्जीक्यूट किया, तो आपके पास जीत की पूरी संभावना है। बिल्कुल। अब उम्मीद यही करते हैं कि 5 अगस्त को टीम इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जरूर लेके आए। पोडियम फिनिश का एक और मौका अभी हमारे पास है, वो यहाँ पर चूकना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया विमल, आपने ये तमाम जानकारियां हमको दी, उसके लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।
नमस्कार, एनडीटीवी गूगल की खास पेशकश वैक्सीनेट इंडिया लेकर हाजिर है। इस मुहिम के जरिए हमारी कोशिश है कि वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए और उनकी झिझक, उनके डर को दूर किया जाए। कोरोना कुछ राज्यों में एक बार फिर से पैर पसार रहा है और इसी के चलते अब ये बेहद जरूरी हो जाता है कि वैक्सीन को लेकर देरी ना की जाए, क्योंकि जब तक हर एक व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। आर वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई है, यानी एक व्यक्ति 1 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। ऐसे में वैक्सीन बेहद जरूरी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर कौशल वर्मा, प्रोफेसर हैं एम्स अस्पताल में। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों में बहुत सारे डर हैं, भ्रम है, साइड इफेक्ट्स को लेकर वो चिंतित है। किस तरह से जब वैक्सीन लगता है तो शरीर में असर करता है, आप ये बताएं, और कितना जरूरी है इस वक्त वैक्सीन लेना हमारे लिए? जी, वैक्सीन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव टूल है हमारे पास आजकल, और इसमें किसी भी तरीके से किसी को भी डरने की या संकोच करने की या उसमें हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, दो जो बहुत इफेक्टिव टूल्स हमारे पास हैं, एक तो वैक्सीन है और दूसरा जो है लोगों का अपना बिहेवियर है। उसमें मास्क पहनना, मास्क को अच्छी तरीके से पहनना, नाक और मुंह को ढक करके रखना, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगाना है, लोगों से दूरी बना करके रखना है, जरूरी नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकले, और हैंड हाइजीन जिसकी हम बार बार बात करते रहे। वैक्सीन के साथ में थोड़ा इशू ये रहा है कि कुछ अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम रही है, लेकिन अब वो अवेलेबिलिटी वाला इशू भी सॉर्ट आउट हो गया है। अब वैक्सीन मिल रही है, जिसकी भी एलिजिबिलिटी है उन सभी लोगों को आगे आकर के वैक्सीन लगवाना चाहिए, और इसमें किसी भी तरीके का कोई संकोच नहीं है। उनको दूसरे लोगों को भी इनकरेज करना चाहिए कि वैक्सीन लगवाएं, और वैक्सीन से बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, जिनको एक डोज भी लगी है उनको भी करीब 70% से ऊपर प्रोटेक्शन है। ऐसा देखा गया है कि साइंटिफिक डाटा में जो स्टडीज अवेलेबल हैं, और जिनको 2 डोज वैक्सीन की लगे उनको 80% से ऊपर 90% तक प्रोटेक्शन है। बिल्कुल। लेकिन वैक्सीन लगाने के साथ में ये फिर भी ये जरूरी है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका लगातार पालन करना है। अब हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो उसको वैक्सीनेट करने में भी थोड़ा वक्त लग रहा है, टाइम लग रहा है, जिसमें ज्यादातर लोगों को, जैसे कि कहते हैं कि 70 से 80% लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए या उनके अंदर एंटीबॉडी आ जानी चाहिए इन्फेक्शन की वजह से। लेकिन अगर इन्फेक्शन का वेट करेंगे तब तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है, लोगों को बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए जरूरी ये है कि जैसे जैसे वैक्सीन अवेलेबल होती जाती है, जिसकी एलिजिबिलिटी है उनको आगे आकर के वैक्सीन लगवानी चाहिए। उसमें किसी भी तरीके की कोई संकोच की या चिंता की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों को ये लग रहा था कि पहले ये सुनने में आता था कि लोग वैक्सीन लगाने से इसलिए डरते हैं कि वैक्सीन के कुछ रिएक्शन हो जाते हैं, और जो रिएक्शन एक तो बहुत कम लोगों में हुए हैं, और जिनको हुए भी हैं उनको बहुत माइल्ड रिएक्शन हुए हैं। जैसे कि कभी किसी को जहाँ पे वैक्सीन लगी है उसमें 1-2 दिन के लिए दर्द हो गया है, या किसी को हल्का बुखार हुआ है, या कभी ऐसे हुआ है कि उनको थोड़ी थकान सी या कमजोरी सी रही है, तो वो 1 से 2 या मैक्सिमम 3 दिन से ज्यादा नहीं रहे। तो इसलिए इस बात से भी डरने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद में उनको कोई तकलीफ हो जाएगी, कोई परेशानी हो जाएगी, या वैक्सीन लगाने से कोई साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। जो सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं वो तो बहुत ही कम है, लाखों लोगों में एक आध किसी को हुआ है, और कभी ऐसे हो भी गया है तो ये भी देखा गया कि पहली डोज से अगर किसी को कोई दिक्कत हुई है, अब हमारे पास डाटा है, हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है कि पहली वैक्सीन से अगर किसी को कोई दिक्कत थोड़ी बहुत हो भी गई है जी, तो दूसरी डोज वैक्सीन लेने से पहले वो डॉक्टर को ये बता दें कि मुझे पहली डोज के बाद भी ये परेशानी हुई है। तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं, जैसे कि कोई एलर्जी हो गई किसी वैक्सीन से, तो एंटीहिस्टामिन टैबलेट वो 1 दिन पहले ले सकते हैं, और उसके 2 दिन बाद तक ले। जी डॉक्टर कौशल, यहाँ पर एक और होने वाली जो थोड़ी बहुत परेशानी है, जो एलर्जी है, उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल, तो साइड इफेक्ट से डरने की जरूरत नहीं, और साइड इफेक्ट्स छोटे मोटे हैं, लेकिन कोरोना की जो गंभीरता है उससे अगर आप बच जाते हैं तो ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स झेले जा सकते हैं। डॉक्टर कौशल, यहाँ पर 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% से ज्यादा है। ऐसे में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें खासतौर से सावधानी बरतने की जरूरत है, और शायद बेवजह बिल्कुल भी इस वक्त सफर करने से बचना चाहिए। जी बिल्कुल, सावधानी तो बरतने की हमेशा जरूरत है, और तब तक जरूरत रहेगी जब तक कोविड हमारे आसपास है, और कोविड अभी इतनी जल्दी जाने वाला लगता नहीं है, उसके नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि वैक्सीन लगने के बावजूद हमें बचाव रखने की जरूरत है। जैसे कि अगर कोई नया वेरिएंट आता भी है तो वो एक आदमी से दूसरे आदमी में, या दूसरे आदमी से तीसरे आदमी या पॉपुलेशन में स्प्रेड ना हो। और जहां तक ट्रैवल का सवाल है कि अब लोगों को लग रहा है कि शायद 3rd वेव आने वाली है, 2nd वेव जो है अभी चूंकि खत्म नहीं हुई है,
लेकिन नंबर कम हो गया, इसलिए लोग ट्रैवल बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, हर कोई बाहर जाना चाहता है हॉलीडेज में, छुट्टियों में। तो इससे भी बचने की जरूरत है। जब तक जरूरी नहीं हो, जैसे किसी का कोई कमिटमेंट ही है, कोई ऑफिशियल ट्रिप है, तो उसमें जाना तो जरूरी हो जाता है। बट हॉलीडेज के लिए मुझे लगता है कि थोड़े दिन रुक सकते हैं। कोई इतनी अर्जेंसी नहीं है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि वो डिसअपियर हो जाएगी या खत्म हो जाएगी और जो वेट नहीं कर सकते। बिल्कुल डॉक्टर कौशल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी मामले कम हैं, थर्ड वेव आने से पहले हमको जल्दी से एक ब्रेक ले लेना चाहिए, अगर कुछ महीने और वो रुक जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। और इस वक्त शायद बचाव ही सबसे बड़ी चीज होगी। आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर पहने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशल वर्मा इस महत्वपूर्ण जानकारी के। थैंक यू। संसद में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज विपक्ष के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। ये बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में हो रही है। इस दौरान पेगासस जासूसी कांड पर साझा रणनीति भी बनाई जाएगी। इस बैठक के लिए सभी विपक्षी पार्टियों के सांसद और फ्लोर लीडर्स को भी बुलाया गया है। विपक्ष लगातार पेगासस जासूसी कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग कर रहा है। हर पार्टी के नेता हैं और हमें यहाँ विपक्षी एकता के लिए बहुत बड़ी धुरी है आज की मीटिंग है। सारा विपक्ष एकजुट होने का संकल्प ले चुका है, जो दशकों बाद हो रहा है। जब कोई सरकार बहुत अति करती है तो समूचा विपक्ष एकजुट होकर उससे लड़ता है, और आज ये उसी का प्रदर्शन है। मुद्दा क्या होगा सर? क्या मुद्दा तमाम जितने पेगासस कांड हो, वो मुद्दा जो जासूसी कांड है, इसके अलावा महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और सरकार किसी भी चीज पर स्पष्ट होकर विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। सर मेरा आपसे सवाल है, कितने अपोजिशन पार्टी आने वाले हैं? कितने 17 दल तो कम से कम है, पूरा संपूर्ण विपक्ष एक है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमाशंकर सिंह। उमा, 17 दल एक साथ जुटने की बात राजीव शुक्ला यहाँ पर कर रहे हैं। पेगासस का मामला है, महंगाई का मामला है, लेकिन उमाशंकर कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ममता बनर्जी भी पिछले दिनों आई थी और अब कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, और शायद आज का ये जो नाश्ते पर बुलावा देना है ये भी इसी की एक कोशिश नजर आ रही है। जी बिल्कुल अदिति, देखिए आज जो नाश्ते पे राहुल गांधी ने तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको बुलाया है, उसके दो पहलू हैं। एक तो फौरी तौर पे जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसमें जिस तरह के मुद्दों को अभी गिना रहे थे सांसद महोदय, वो सारे मुद्दे तो हैं, लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट भी है, और वो ये है कि विपक्ष एकजुट होकर किस तरह से बीजेपी को चुनौती दे। आने वाले समय में यूपी में चुनाव है, हालांकि अभी तक वहाँ पे गठबंधन की किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के मौके होते हैं जहाँ पे तमाम जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो ज़्यादा मजबूती से आपस में विचारों का आदान प्रदान कर एक नया जो कोहेशन है वो फील करते हैं। तो इस मौके का इस्तेमाल राहुल गांधी ने फ्लोर के अंदर, संसद के अंदर जो एक रणनीति है उसको तय करने के लिए तो किया ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये एक विपक्ष को एकजुट होकर एक संयुक्त मोर्चा बनाकर, जिसका कि आपने जिक्र किया किस तरह से ममता बनर्जी यहाँ पे आई, तमाम नेताओं से मिली, अलग अलग पार्टी के नेताओं से मिली, बहुत तरह की मीटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं। नीतीश कुमार जो है हालांकि अभी एनडीए के पार्ट हैं, लेकिन वो ओम प्रकाश चौटाला से मिले, उसको लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। उधर लालू प्रसाद यादव जो हैं वो मुलायम सिंह यादव से उन्होंने मुलाकात की है। तो ये जो एक चर्निंग हो रही है अपोजिशन में, वो एक मजबूत फ्रंट बनाने की है, और उसी कवायद में ये एक कड़ी है। और ये भी कहा जा रहा है जो योजना है, नाश्ते के बाद तमाम जो लीडर्स हैं वो एक साथ यहाँ से चलते हुए संसद भवन की तरफ जाएंगे, लेकिन देखना है कि वाकई में सुरक्षा कारणों से वो हो पाता है नहीं हो पाता है, लेकिन एकजुट प्रदर्शन करने की कोशिश इस नाश्ते के टेबल के जरिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अदिति बिल्कुल उमाशंकर, अगर संसद की कार्यवाही की बात की जाए तो हम सब जानते हैं कि कितने घंटे वहां पर बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन ये जो सरकार का रुख है कि अगर चाहे पेगासस की अगर हम बात कर लें, वो जांच को तैयार नजर नहीं आ रही है। दूसरा जो वो अपने काम है अपनी मनमानी से एक तरह से यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। खासकर मैं सिर्फ पेगासस की अगर बात करूं, क्यों यहाँ पर जांच से बच रही है सरकार? जी देखिए, सरकार ने कई तरह के बयान दिए हैं और कांग्रेस ने उस पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने 2 सवाल पूछे थे कि क्या पेगासस जो स्पाईवेयर है उसका इस्तेमाल भारत ने किया, और किया तो किन लोगों के खिलाफ किया। कांग्रेस का ये कहना है और अपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि इन 2 बेसिक सवालों के जवाब सरकार दे।
कांग्रेस ये भी कहती है कि सरकार की तरफ से 10 जवाब दिए गए हैं, लेकिन बेसिक सवाल का जवाब उसमें नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की एक जासूसी की बात है, एक आरोप लगा है और तथ्यों के साथ आरोप लगाए गए हैं, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष की मांग को माने। लेकिन सरकार जांच की जरूरत तो क्या, बहस की जरूरत भी नहीं मान रही। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों को लगता है कि बिल्कुल उनको दरकिनार किया गया और संसद के भीतर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। और ये भी एक वजह है कि तमाम जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो एक साथ एकजुट होने को बाध्य हुई हैं। लेकिन अभी भी क्या वो सरकार को मजबूर कर पाती हैं, ये देखना होगा। हाँ, एक अहम बात ये कि जो नीतीश कुमार की तरफ से बयान आया है कि इस मामले की जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि वो एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए का जो स्टैंड है या बीजेपी का जो स्टैंड है उससे इतर ये बात है। तो कल उन्होंने ये बात छेड़ी है। अब देखना है कि उस बात का क्या सरकार पे कोई दबाव पड़ता है या अपनी सहयोगी पार्टी के लीडर और बिहार के सीएम की बात भी सरकार नहीं सुनती है। अदिति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमाशंकर। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि ये बैठक जो है नाश्ते वाली ये अभी होगी और उसके बाद आगे जो सांसद हैं, जो नेता हैं, वो बाहर निकलेंगे, बातचीत भी वो मीडिया से कर सकते हैं और उसके बाद संसद तक वो पैदल चलकर जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो लगातार विपक्ष जांच की मांग कर रहा है, कई मुद्दों पर बहस की मांग कर रहा है, लेकिन संसद का मॉनसून सत्र क्या विवादों की भेंट चढ़ जाएगा? सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार अहम मसलों पर बहस से बच रही है। इस बीच एनडीए के नए पुराने सहयोगियों ने भी पेगासस जासूसी की जांच की मांग को सही ठहराया है। नीतीश कुमार का कहना है कि बहुत दिनों से ये मामला चल रहा है और इसीलिए इसकी जांच हो जानी चाहिए। संसद के दोनों सदनों में सोमवार को भी हंगामा होता रहा। लगातार तीसरे हफ्ते संसद न चलते देख लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है, उसके कारण करोड़ों रुपया देश की जनता का खर्च हो रहा है। आपका व्यवहार समाज को दिशा देने वाला होना चाहिए, लेकिन माननीयगण आप नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। वह पेगासस और कृषि कानूनों जैसे अहम मुद्दों पर बहस कराने से बच रही है। जहां फ्रांस की सरकार जांच पड़ताल कर रही है, जहां हंगरी की सरकार जांच पड़ताल कर रही है, जहां अमेरिका की सरकार जांच पड़ताल कर रही है, सर यूरोपियन देश जांच पड़ताल कर रहे हैं, हमें इसमें डर क्यों? मोदी जी को डर क्यों? विपक्ष के जो दो मुद्दे हैं, किसानों का और जासूसी का, उसकी चर्चा क्यों कराने से भाग रही है सरकार? और लोगों का पैसा जाया ये सरकार कर रही है। आज किसान सब कुछ उसका जाया हो रहा है, वो घर बार छोड़ के सड़क पे बैठा है। संसद के मॉनसून सत्र के लगातार 10वें दिन पेगासस स्पाईवेयर फोन हैक विवाद और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिस वजह से कार्रवाई 4 बार स्थगित करनी पड़ी। इस हंगामे के बीच सरकार ने द इनलैंड वेसल्स बिल पारित करा लिया। विपक्ष ने कृषि कानूनों का सवाल भी उठाया। प्रत्येक दिन माननीय सभापति महोदय बिना चर्चा कराए खारिज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि पीछे से सरकार चर्चा ही नहीं चाहती। अब आप बताएं, अगर सरकार किसान की बात नहीं सुनना चाहती तो हम सदन में सरकार की बात क्यों सुने? सरकार विपक्ष पर हमले का आरोप लगा रही है, लेकिन संसद अगर विचार विमर्श की जगह है तो पेगासस या किसी अन्य मुद्दों पर चर्चा से क्यों भाग रही है? जैसे जैसे संसद का मानसून सत्र समाप्ति की ओर बढ़ेगा, वैसे उसे सवाल बड़ा होता जाएगा। नई दिल्ली में हिमांशु शेखर और शशिकांत झा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर आप रोज देख सकते हैं 5 खबरों को और चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। पहली खबर है, ओलंपिक सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारा है भारत, लेकिन ब्रॉन्ज की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। 5 अगस्त को मैच होगा। दूसरी खबर, संसद से सड़क तक पेगासस जासूसी कांड की गूंज सुनाई दे रही है और आज 17 विपक्षी पार्टियां नाश्ते पर मुलाकात कर रही हैं रणनीति बनाने के लिए। तीसरी खबर, जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे, ये बात खुद नीतीश कुमार ने कही है। चौथी खबर है, असम और मिजोरम के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है उस पर मिजोरम ने कहा है कि जो आवाजाही बंद हुई है असम से, उसके चलते हमें परेशानी हो रही है। और 5वीं खबर, मुंबई से, जहां पर कोरोना पाबंदियों में और ढील दी गई है, दुकानें रात 10 बजे तक खुल सकेंगी और इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो भी अब खुल जाएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, इस पोल में हिस्सा लीजिए। इन 5 खबरों में से जिस खबर को आप चुनेंगे उसे हम एनडीटीवी इंडिया और उसके यूट्यूब चैनल पर विस्तार से उसे दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।